दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं स्पुतनिक 5 वैक्सीन से। स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में आप जानते हैं, ये रसिया की वैक्सीन है। कुछ दिन पहले ही भारत की सरकार ने इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दे दिया था। तो अब इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है जिसमें कहा गया है कि इसका जो एक डोज की कीमत है ना, वो 995 रुपया होने वाली है। दूसरी बात यह है, इसका पहला डोज लगाया जा चुका है। पहला डोज इसका दिया गया है हैदराबाद में। इसके बाद एक न्यूज़ आई है कांग्रेस से। कांग्रेस के एक चीफ हैं जिनका नाम है श्रीनिवास। ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, PV श्रीनिवास। पुलिस ने इनसे क्वेश्चन किया है, आप जो लोगों की हेल्प कर रहे हो ना, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हो या फिर अदर जो जिस भी प्रकार की आप हेल्प कर रहे हो, तो इसके लिए आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा। लगभग 1 घंटे तक पुलिस ने इनसे पूछताछ की है। अब आप बताइए, पहली बात तो ये है, पुलिस उनसे तो नहीं पूछ रही है जो कि किनसे, सरकार से, जो कि इनकी हेल्प नहीं कर पा रही, लेकिन उल्टे उनसे पूछती है जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। उनसे पूछ रही है आप कहाँ के पैसा यूज़ कर रहे हो। तो इससे क्या होता है ना कि जो लोग हेल्प करने वाले हैं उनका उत्साह और भी ज़्यादा टूट जाता है। जो लोग हेल्प करने वाले हैं ना, वो भी अब सामने नहीं आएंगे, ऐसा ही होता है। और आगे पुलिस का ये कहना है कि हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है चेक करो करके, इसलिए हम चेक कर रहे हैं। दूसरी बात, इसी से रिलेटेड एक कमेंट बीजेपी की तरफ से भी आया था। गौतम गंभीर की तरफ से उनका कहना था, ऐसी बात नहीं है कि केवल इन्हीं से पूछा जा रहा है, मुझसे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। अब ये बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, इसका आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया में बनाई गई 2 वैक्सीन के बारे में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इनके बारे में कहा जाता है, स्टडी सामने आई है कि एक स्ट्रेन है कोविड-19 का जिसका नाम है B1617 स्ट्रेन। ये केवल 50% ही एंटीबॉडी बना पा रही हैं ये वैक्सीन, लेकिन अब अभी हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है, तो इस हिसाब से तो ठीक ठाक ही आप कह सकते हैं कि अभी लड़ाई लड़ने के लिए फ़िलहाल ये ठीक ठाक काम कर रही हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग टाइप के कोरोना वायरस की। देखिए, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे की हम बात कर रहे हैं। ये जनवरी से ही डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं कि किस देश का वेरिएंट किस प्रकार से रहा है। अब हम इंटरनेशनली वेरिएंट्स की बात करते हैं, जैसे ब्रिटेन का वेरिएंट B1117 आप इसको कह सकते हैं, UK वेरिएंट है ये। B1351 ये साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है। फिर है P2 टाइप का जिसको ब्राज़ील का वेरिएंट कहा जाता है, और B1617 ये है हमारे इंडिया का वेरिएंट। अब जो B161 से रिलेटेड जो 3 वेरिएंट्स हैं ना, अब वो इंडिया में इंक्रीज़ होने लगे हैं, ऐसा इस संस्था का कहना है। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको जामा मस्जिद में। ये जो लुक आप देख रहे हैं ना, डेजर्टेड लुक, धूल जम रही है लॉकडाउन के कारण, क्योंकि अब लोग यहाँ पर नमाज अदा करने नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, ये ओकेज़न की बात की जा रही है ईद उल फितर की। ठीक है, मतलब कि एंड ऑफ द फास्टिंग मंथ ऑफ रमज़ान। इस दौरान भी यहाँ पर धूल जमी हुई है, जबकि इस दौरान लोग अपने अपने संस्कृति का यहाँ पर आदान प्रदान करते हैं, मुस्लिम धर्म वाले लोग। तो हम जामा मस्जिद से रिलेटेड जो कुछ बातें दी गई हैं हमारी आर्ट एंड कल्चर वाले चैप्टर में, इसको देख लेते हैं। अब पार्टिकुलर आप इनके पार्ट्स के बारे में सबसे पहले देख लीजिए। ये है इसका मुख्य द्वार। ठीक है, ये आपका कहला जाएगा एरिया, इसको हम कह सकते हैं सहन कहते हैं। ये है धोहरा, और ये एरिया कहलाता है इसका किबला, और इसमें ये छोटे छोटे द्वार बने हुए हैं। ठीक है, और ये जो आकृति आप देख रहे हो इस प्रकार से, ये कहलाती है मेहराब, और इसी के बीचों बीच में बना हुआ है तालाब, और ये है
लीवान। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके बारे में हमें जानना है। तो हम शुरुआत करते हैं मध्यकाल से। भारत के मध्यकाल में कई सारी जगहों पर बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई गई थी, जहाँ पर लोग नमाज के लिए इकट्ठे होते थे और नमाज पढ़ने के लिए विशाल आंगन यहाँ पर बने हुए थे। ठीक है, यहाँ हर जुम्मे को मतलब शुक्रवार को दोपहर बाद नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों की भीड़ जमा होती थी। इस टाइप की जो सामूहिक नमाज है, इसके लिए कम से कम 40 मुस्लिम वयस्क पुरुषों की ज़रूरी होता है। शुक्रवार को नमाज के समय शासक के नाम में एक खुतबा को पढ़ते हैं और आम प्रजा के लिए बनाए गए उसके कानूनों को पढ़कर सुनाया जाता है। मध्यकाल में एक शहर में एक जामा मस्जिद होती थी, मतलब एक शहर में एक अपने नज़दीकी परिवेश के साथ साथ आम लोगों मतलब मुस्लिम चाहे गैर मुस्लिम हो, सब संप्रदाय के लोगों के लिए वो एक जीवन का केंद्र बिंदु रहती थी। अब इसका रीज़न ये है कि यहाँ धार्मिक और इनडायरेक्टली रूप से पॉलिटिकल जो गतिविधियाँ हैं, इसके साथ साथ में व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हो जाता था। और आमतौर पर ऐसी मस्जिद बहुत बड़ी होती थी। इसमें एक खुला सहन होता है, सहन आप देख चुके हैं कौन सा है, 3 तरफ से ढके हुए रास्तों। अब 3 तरफ से ढके हुए रास्ते कौन कौन से हो गए, एक ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा, और ये अपना पूरा हो गया सहन। सहन के बारे में आप देख लिए, 3 तरफ से ढके हुए रास्ते इबादत घरों से घिरा रहता था। उसमें पश्चिम की ओर एक किबला लीवान होता है, ये इसका उत्तर हो गया, ये दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये वाला एरिया इनको इन्होंने कहा है किबला लीवान। ठीक है, और किबला लीवान के बारे में यहाँ पर ये बात बताई जाती है कि यहीं पर इमाम के लिए मेहराब और मिंबर बने होते थे। अब जो नमाज करने वाले लोग हैं, प्रार्थना पेश करते समय मेहराब की तरफ अपना मुंह रखते हैं, क्योंकि ये मक्का में काबा की दिशा में होती है, इसलिए इस तरफ ये लोग मुंह करके नमाज अदा करते हैं। इसमें एक वर्ड आया है किबला लीवान, मतलब मक्का की दिशा में स्थित मस्जिद की जो दीवार है ना, उस दीवार को हम कहते हैं किबला लीवान। और एक वर्ड इसमें आया है, कौन सा वर्ड का नाम आप जान लीजिए, मिंबर। मिंबर का मतलब होता है जिस पर मस्जिदों में खुतबा पढ़ा जाता है, उसको हम कहते हैं मिंबर। इसके बाद एक वर्ड हम यूज़ किए थे, मेहराब। मेहराब मतलब प्रार्थना करने वाला घर, जो मक्का की ओर इंगित करता है, उसको हम कहते हैं मेहराब। इसके अलावा भी आप एक वर्ड है जिसको जान लीजिए, सराय, मतलब वो स्थान जहाँ पर रास्ते में चलने वाले जो राहगीर लोग हैं आराम करते थे या फिर रुकते थे। इसके बाद हम एक न्यूज़ देखने वाले हैं। एक विदेशी प्रजाति का कछुआ है जिसका नाम है स्लाइडर टर्टल्स। ठीक है, या फिर जिसको हम कहते हैं यूएस स्लाइडर टर्टल्स। देखो क्या होता है ना, हमारे इंडिया में यदि कोई विदेशी प्रजाति की घास, पेड़ पौधे, पशु पक्षी मिलता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब उसकी संख्या एकदम से तेज़ी से बढ़ने लगती है। जैसे कि विदेश से आपने कोई घास लाए, अपने एरिया में लगा दिए, या फिर विदेश से कोई पौधा लाए, उसको लगा दिए, लेकिन यदि वो हमारी लोकल जो झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान पहुँचाने लगे, उनको दबाने लग जाए, उनसे ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करने लग जाए, उनके जो पोषक तत्व है वो खुद एब्जॉर्ब करने लग जाए, तो वो हमारे लिए चिंता की बात हो जाती है। यही बात इस न्यूज़ में भी हमको बताई गई है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं रेड ईयर्ड स्लाइडर, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि एक बार जब इसको पहली बार देखा गया ना, तो जो देखने वाले लोग हैं वो तो काफ़ी खुश हुए थे, लेकिन जब फिर इसको और भी अन्य छोटी छोटी जगहों पर देखा जाने लगा, और भी अन्य जगहों पर देखा जाने लगा, देख पाया गया कि इनकी जनसंख्या तेज़ी के साथ में ग्रो हो रही है। तो तेज़ी के साथ में ग्रो होने के चक्कर में क्या करते हैं, जो लोकल जो कछुए रहते हैं ना, उनके खाने की चीज़ों को भी ये ख़त्म कर देते हैं। तो अब क्या है, उनकी ग्रो उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती है जितनी ग्रो इनकी हो रही है, ऐसा इस न्यूज़ में बताया गया है। अब इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंट तो नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं।
एक यूज़ किया गया है टर्टल और एक यूज़ किया गया है टॉर्टाइस। तो जो टर्टल होता है ना, ये समुद्री कछुआ होता है, ए रेप्टाइल विथ थिक सेल दैट लाइव्स इन सी। ये थोड़ा सा डिफरेंस हम इसको समझ सकते हैं। और जब हमने ये टॉर्टाइस के बारे में जानना चाहा तो इसमें ये बात बताई गई है कि एक छोटा सा एनिमल रहता है जिसकी सेल हार्ड रहती है और वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये मूव करता है, ठीक है। और ये जो टॉर्टाइस है ना, अपने हेड को पुल कर लेता है और इसकी लेग है इनको भी पुल कर लेता है, छिपा लेता है सेल में, ठीक है, जब भी ये खतरा को महसूस करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की, मतलब भारत का जो उत्तर और पूर्वी इलाका है ना, उधर वाली बात हम कर रहे हैं। ये जो प्रजाति है इसे आप कह सकते हैं कि ये यूएस का एक प्रजाति है। अब जो हर्पेटोलॉजिस्ट है ना, इनका कहना है कि हमारी इंडियन जो प्रजाति है कछुओं की, चाहे टर्टल्स हो चाहे टॉर्टाइज हो, 29 प्रकार की जो नेटिव स्पीसीज़ है ना, उनके लिए ये खतरा उत्पन्न होने लगा क्योंकि इनकी जनसंख्या तेज़ी के साथ में बढ़ रही है। लेकिन देखो, जब दोनों प्रजातियां एक साथ में रहेंगी तो क्या होगा, हमारे इंडियन तो स्लोली ग्रो करेंगी। दूसरी बात तो यही, यदि उनका खाना ये खुद ही खा जाएंगे तो दूसरी तरफ से फिर उनकी प्रोग्रेस कैसे होगी हमारे इंडियंस नेटिव्स स्पीसीज की। यहाँ पर दिक्कत यही आ जाती है। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है हर्पेटोलॉजिस्ट, मतलब कि देखिए, जो रेप्टाइल्स हो गए या फिर जो क्रीप करने वाले जो एनिमल होते हैं ना, इनके अध्ययन करने वाले को हम हर्पेटोलॉजिस्ट कह सकते हैं। इनमें क्या क्या चीज़ शामिल है, जैसे कि एम्फीबियंस का भी अध्ययन करते हैं, फ्रॉग हो गया, टोड्स हो गया, सैलेमंडेर्स हो गया, न्यूट्स एंड सेसेलियंस हो गया, ये हो गया एम्फीबियंस। इसके बाद रेप्टाइल्स का भी ये लोग अध्ययन करते हैं, जिनमें स्नैक, लिजार्ड, ठीक, एम्फीसेबियंट, टर्टल, टेरिपिन्स, टॉर्टाइस, क्रोकोडाइलियंस, इन सब का ये अध्ययन करते हैं। इसके बाद इसमें दीपोर बिल और दीपोर बिल बर्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या, हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या इससे रिलेटेड अच्छी बात है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट वेटलैंड है जिसमें कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी के चलते चलते इसको नवंबर 2002 में रामसर साइट के लिए इसको लिस्टेड किया गया था। इसको बर्ड सेंचुरी के रूप में असम की गवर्नमेंट ने 1989 में घोषित कर दिया गया था। अब यहाँ पर वेटलैंड है और यहाँ पर कई सारी बायोडाइवर्सिटीज़ है, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, इसलिए इसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया था। और यदि हम बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी के पास में ये साइट स्थित है। बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है ये। अब ये जो झील है ना या फिर वेटलैंड है, इसमें पानी का सोर्स कहाँ से है, तो वशिष्ठा और जो कालमिनी रिवर्स है ना, ये हैं इसके पानी का मेन सोर्स। और फिर ये झील फिर अपने जो पानी है इसको ड्रेन्स करती है ब्रह्मपुत्र रिवर में, जो कि 5 किलोमीटर नॉर्थ में इसके पड़ती है, ठीक है। एक चैनल है खोंजन चैनल, जिसके माध्यम से अपने पानी को ब्रह्मपुत्र में चैनल कर देती है, ड्रेन कर देती है। अब इसके यदि हम नामकरण की बात करें ना, दीपोर बिल, ठीक है, जो नाम है दीपोर, दीपा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एलिफेंट, और बील, बिल की जगह हम कह रहे हैं बील, जिसका मतलब होता है वेटलैंड या फिर लार्ज एक्वेटिक बॉडी, लार्ज पानी की जो बॉडी है ना, उसको हम कहते हैं। तो ये असामीज लैंग्वेज में इसका नाम लिखा गया है या फिर दिया गया है। अब हम बात करते हैं शुरुआत की। देखिए, अगस्त 2018 और जून 2019 में एक हर्पेटोलॉजिस्ट की टीम है, ठीक है, एक एनजीओ का नाम है हेल्प अर्थ। इसमें जो हर्पेटोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं, इन्होंने इसको फाउंड किया था रेड ईयर्ड स्लाइडर कछुए को। कहाँ पर, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उग्रतारा टेम्पल, यहाँ पर जो पॉन्ड है ना, तालाब है, वहाँ पर उन्होंने इसको पाया था। और सिटी का नाम है गुवाहाटी। अब इन्होंने क्या काम करा, इसके बाद ये लोग सीरियस हो करके एक जर्नल है
वहाँ पर इन्होंने पब्लिश कर दिया कि हमने ये चीज़ पाए हैं, अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं कि ये भी एक नई प्रजाति हमारे इंडिया में पाई गई है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि अगस्त 2020 में, ठीक है, अलार्म कब बजता है, जबकि मिजोरम यूनिवर्सिटी है ना, उसका डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजिकल, इसने पब्लिश किया कि उसी जनरल में इन्होंने पब्लिश कर दिया कि हमने भी रेड ईयर्ड स्लाइडर को कलेक्ट किया है, और इन्होंने स्ट्रीम का धारा, नदी धारा का कोई इन्होंने नाम उल्लेख नहीं किया था। ठीक है, तलवांग रिवर से वो कनेक्टेड थी, लेकिन उन्होंने उस धारा का नाम नहीं बताया गया है। और मिजोरम की कैपिटल जो आइजोल है ना, वहाँ पर भी उसके फार्म में इनको मिला ये कछुआ। अब थोड़ी सी जानकारी है इस कछुए के बारे में। देखिए, इसका नाम इस आधार पर रखा गया है, जहाँ पर इसका कान होना चाहिए ना, वहाँ पर इसकी आप रेड स्ट्रिप बनी हुई देख सकते हैं। दूसरी बात ये है, ये तेज़ी के साथ में क्विकली ना स्लाइड करता है सरफेस से पानी में, इसलिए इसको स्लाइडर भी नाम दिया गया है। थोड़ी सी और जानकारी यदि आप लेना चाहते हो तो देखिए, ये जो नेटिव प्रजाति है यूएस की और नॉर्दर्न मैक्सिको की, एक्सट्रीमली पॉपुलर है ये, लेकिन दिक्कत ये है कि ये फास्टली ग्रो करता है, ठीक है, और कोई चीज़ भी नहीं छोड़ता है दूसरे लोगों के लिए, दूसरी प्रजाति के लिए, तो वो लोग कैसे ग्रो कर पाएंगे, दिक्कत यही हो जाती है। आप इसकी कंपैरिजन उससे कर सकते हैं बर्मीज़ पाइथन से, जो कि यूएस के जो साउथ फ्लोरिडा एवरग्लेड्स इकोसिस्टम है ना, उसको पूरा इसने डैमेज कर दिया था। और ऑलरेडी इसकी उपस्थिति हम देख चुके हैं अपने इंडियन में 33 नेचुरल वाटर बॉडीज़ में। कौन कौन से स्टेट में? कर्नाटका, गुजरात, यहाँ तक इसकी उपस्थिति पाई गई है। अब इसको रोकना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यदि ये ब्रह्मपुत्र नदी में चला जाता है, और भी जो नेचुरल रिवर्स हैं उधर पर यदि इसकी प्रजाति तेज़ी के साथ में बढ़ती है ना, तो फिर तो इसको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास करके हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया की, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट एरिया वाला जो हिस्सा है ना, ये होम है मोर देन 72% ऑफ टर्टल एंड टॉर्टाइस स्पीसीज इन इंडिया। दिक्कत ये हो जाती है। इसके बाद डीएमआरसी से एक न्यूज़ आई है, उनका कहना है कि अभी लॉकडाउन बंद नहीं हुआ है, लॉकडाउन जारी है, तो हम भी अपनी सेवाओं को अभी चालू नहीं कर सकते, ऐसा डीएमआरसी का कहना है। लेकिन कुछ जो ट्रेनें चल रही थी ना, जैसे कि 2 ट्रेन्स, एक सुबह और एक शाम को जो चल रही थी, उनको तो हम चलाते ही रहेंगे, ताकि जो सिस्टम है हमारा ना, वो हेल्दी रहे, उसका फंक्शन है अच्छे से काम करते हैं, जैसे कि ट्रैक हो गया, ट्रैक्शन हो गया, सिग्नलिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें हमारी काम करती रहे। इसके लिए तो कम से कम हम 2 ट्रेन अभी चला रहे हैं, तो वो चलती रहेंगी, ऐसा ऑफिशियल का कहना है। और यदि हम रिवेन्यू की बात करें ना, तो पर डे के हिसाब से इसको 10 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है दिल्ली मेट्रो को। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं उड़ीसा से। तो आज हम स्टेट में उड़ीसा का मैप देखेंगे, और फिर यदि हम फॉरेन कंट्री का मैप यदि देखें तो अफ़गानिस्तान का मैप हम देखने वाले हैं। देखिए, जो जनजातियां रहती हैं ना, वैसे भी वहाँ तक हॉस्पिटल और स्कूल, ये जो, और सड़क, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर कमी होती है। और इस दौरान यदि उनको कोविड-19 की बीमारी जकड़ लेती है, तो आप सोच सकते हैं उनका क्या होने वाला है। तो जो वल्नरेबल ट्राइब्स हैं उड़ीसा की, उसके कम से भी कम 21 मेंबर कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो गए हैं। अब यहाँ पर बात की जाती है बोंडा ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। ये अपनी जो सेकुलेटेड लाइफ स्टाइल है ना, इसको जीने के लिए जाने जाते हैं, और ये हाईलैंड्स पर रहते हैं, ऊंचे स्थानों पर रहते हैं, 3500 फीट एबव सी लेवल से ही रहते हैं। और इनका जो एरिया है वो है मालकानगिरी, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, मतलब उड़ीसा का जो साउदर्न पार्ट है, इधर पर ये ज़्यादा रहते हैं। अब जब ये पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, तो सिक्लोडेड एरिया ही में ही रहेंगे ना, मतलब निर्जन, लोगों की बस्ती से बहुत दूर एकांत वाले एरिया में ये लोग रहते हैं, ये जनजाति रहती है। इसके अलावा यहाँ पर डोंगरिया कोंड
इस जनजाति का भी उल्लेख किया गया है, तो इसको आप याद रखना है। ये किस डिस्ट्रिक्ट पर पाई जाती है, तो ये पड़ती है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कल्याण सिंहपुर ब्लॉक पड़ता है और पंचायत का नाम बताया गया है परसाली ब्लॉक। यहाँ के लोग भी लगभग 4 मेंबर पॉजिटिव पाए गए हैं। अब पार्टिकुलरली हम पूरे उड़ीसा की जनजातियों को यदि देखें ना, तो उड़ीसा भी एक प्रकार से एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ट्राइबल्स जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या ज़्यादा है। टोटल यदि हम देखें ना, तो 62 प्रकार के ट्राइबल ग्रुप्स उड़ीसा में पाए जाते हैं और 13 जिनमें से PVTGs के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किए गए हैं। हम 2011 की सेंसस की बात कर रहे हैं। उड़ीसा की पॉपुलेशन में इनकी हिस्सेदारी 9% है, और यदि हम टोटल जनसंख्या देखें उड़ीसा की, उसमें से इनका हिस्सा है 22.85%। अब PVTGs के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, जिन्हें हमें याद रखना है कि क्या ये उड़ीसा में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। बोंडा, बिरहोर, चुटकिया, भौंजिया, दिदियाई, डोंगरिया, कांधा, हिलखारिया, जुआंग, कुटिया कोंद, लांजिया है, सोरा है, लोढ़ा, मनकिरदिया, पौडी भुयान एंड सोरा हैव बीन आइडेंटिफाइड द बेसिक ऑफ सेगमेंट डिमिनिशिंग। मतलब ये ऐसी जनजातियां हैं जिनकी संख्या कम हो रही है, या फिर जो जिनकी जनसंख्या स्थिर हो गई है। और यदि हम इनके लाइफ स्टाइल की बात करें ना, तो कैसे अपना एक गुजारा बसर करती हैं, तो देखिए ये हंटिंग करती हैं, फूड गैदरिंग करती हैं और कल्टीवेशन का काम ये करती हैं। और इसके अलावा ये फिजिकली आइसोलेटेड आप रहती हैं, तो हम शुरू में ही देख चुके। आइए देख लेते हैं हम उड़ीसा के मैप को। उड़ीसा में बहती है महानदी, महानदी में स्थित है कटक, और फिर बालांगीर इसके साइड में स्थित है, और उड़ीसा की राजधानी हो गई भुवनेश्वर। ये चिल्का झील आप देख रहे हैं, पुरी और ब्रह्मपुर के बीचों बीच में इसकी स्थिति है, और पुरी से साइड में लगा हुआ है पारादीप। और अब हम बात करते हैं यदि पश्चिम बंगाल वाले एरिया की, तो पश्चिम बंगाल के एरिया में बालासोर पास में पड़ता है, और ये पश्चिम बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है उड़ीसा। इसके ऊपर तरफ में बाउंड्री को शेयर करता है झारखंड के साथ में, जिसकी राजधानी है रांची, और फिर ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है पश्चिमी वाले हिस्से में छत्तीसगढ़ के साथ में। और यदि हम नीचे जाते तो थोड़ा सा एरिया ये तेलंगाना के साथ में आपकी बाउंड्री को शेयर करता है, और इसके निचले हिस्से में आप जो देख रहे हैं साउथ वाले हिस्से में, ये अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है आंध्र प्रदेश के साथ में। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से हमें अफ़गानिस्तान के बारे में देखना है, तो अफ़गानिस्तान का हम मैप देख लेते हैं। ये अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की ये है राजधानी स्टार के रूप में जो बनी है काबुल है, और यहाँ पर 2 नदियाँ हैं। एक है हरिरूड, ये वाली आप देख रहे हैं, और दूसरी जो रिवर है ये वाली रिवर है। इसको भी हम देख लेंगे ये कौन सी रिवर है। तो ऊपर वाली तो ये हो गई हरिरूड रिवर, और ये वाली जो रिवर है ये हेलमंड रिवर है इसकी। अब हम बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज की, तो थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पर ये चीन के साथ में। इसके बाद ऊपर में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है तजाकिस्तान के साथ में, जिसकी राजधानी दुशांबे है, और छोटी सी बाउंड्री अपनी को शेयर करता है ये ऊपर में उत्तर की तरफ उज़्बेकिस्तान के साथ में, जिसकी राजधानी है ताशकंद। अब हम बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के साथ में अपनी ये बाउंड्री को शेयर करता है, जिसकी राजधानी है अशगाबाद। इसके बाद पश्चिमी वाले हिस्से में अपनी बाउंड्री को शेयर करता है ईरान के साथ में, जिसकी राजधानी है तेहरान, और नीचे तरफ सबसे ज़्यादा बाउंड्री को शेयर करता है पाकिस्तान के साथ में, और थोड़ा सा हिस्सा ये शेयर करता है हमारे इंडिया के साथ में। और यदि हम कर्क रेखा की बात करें ना, तो ये आप जो डॉट डॉट में देख रहे हैं ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा के ये उत्तरी वाले हिस्से में पाया जाता, मतलब ऊपरी वाले हिस्से में पाया जाता है। कल हमने एक रीजन देखा था एलिफेंट्स की डेथ का, आपको याद होगा, आकाशीय बिजली गिरने के कारण कुछ हाथियों की कल डेथ हुई थी। आज एक और रीजन सामने आया है, रेल में टकराकर रेल एक्सीडेंट होने के कारण हाथियों की डेथ के कारण 186 हाथी अभी तक मारे जा चुके हैं। ये डेटा बताया गया है 2009-10 से लेकर के 2020-21 का। ठीक है, असम इसमें टॉप में रहा है
क्योंकि असम में शायद जनसंख्या भी उनकी ज़्यादा होगी, इसके चक्कर में वो टॉप में होगा। यहाँ पर अलग अलग स्टेट का हम डेटा देख लेते हैं, जैसे कि असम में 62 हाथियों की डेथ हुई है, वेस्ट बंगाल में 57, उड़ीसा में 27, उत्तराखंड में 14, केरला में 9, झारखंड में 7, तमिलनाडु में 5, कर्नाटका में 3, त्रिपुरा में 1 और यूपी में 1। टोटल हो जाते हैं 186। और ये जो डाटा आप देख रहे हो MOEFCC का ये डाटा है, 31 दिसंबर 2020 की डेट इसमें बताई गई है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नेपाल से। नेपाल के जो PM हैं ओली, वो फिर से PM की शपथ ले लिए हैं, क्योंकि अपोजिशन वाली जो पार्टीज़ थी ना, उनमें से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं थी जिसके पास मेजॉरिटी हो। जब मेजॉरिटी नहीं थी तो इसी को देखते हुए वहाँ की जो राष्ट्रपति है ना, उन्होंने अभी फ़िलहाल इनको ही PM बनाने का सोचा। इनकी शुरुआत होती है 2015 से। 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2017 में जब ये जीते थे तो इनको गठबंधन वाली पार्टी बनाना पड़ा था, एलॉय बनाना पड़ा था, तब जाके ये PM बने थे। अब यहाँ पर अनुच्छेद 73 मतलब आर्टिकल 76(3) में कहा गया है PM की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन नियुक्ति के 30 दिन के भीतर ही इनको पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को हासिल करना पड़ेगा। और अनुच्छेद 76(5) ये कहता है कि राष्ट्रपति किसी को भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त वो कर सकती हैं, यदि उनको लगता है कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते, विश्वास यदि वे हासिल कर सकते हैं तो वो किनको भी बना सकते हैं।